स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन क्लास की सीरीज में। और इस सीरीज में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही आसान और मनोरंजक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश के सफर में हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और छठे लेक्चर्स में आ चुके हैं। अब तक हमने 5 लेक्चर्स में क्या क्या कंप्लीट किया है, 2 मिनट के अंदर मैं उसको रिकैप करने की कोशिश कर रहा हूं और आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन क्लास। तो हमने जस्ट परिचय लिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन में हम क्या पढ़ते हैं। इन अ नटसेल ऐसे समझिए, कार्बन एवं उनके यौगिकों की पढ़ाई करते हैं। अब फिर क्वेश्चन आता है, कार्बन के यौगिक कैसे बनते हैं, कितने तत्वों से मिलकर बनते हैं। तो हमने आपको कुछ तत्वों का लिस्ट दिया था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इन्हीं तत्वों का आपस में सहसंयोजक बंधन से संयोग बनता है, संयोग होता है और आपस में वो मिलकर कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। वो जो बंधन बनाते हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था और हमने बताया था एक सिग्मा बंधन होता है और दूसरा पाई बंधन होता है। साथ ही साथ जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इनके बंधन और इनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए प्रसंकरण का कॉन्सेप्ट आता है। प्रसंकरण भी अच्छे से मैंने आपको समझाया था। प्रसंकरण के माध्यम से हम कैसे ज्यामिति और आकृति डिसाइड करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया है। और उसके बाद हम लोग उस सीरीज को आगे बढ़ाएं और तब हम स्टार्ट किए कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। संयोगवश अभी हम लोग कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि कार्बनिक यौगिकों की संख्या लाखों के तादाद में होते हैं और इन लाखों के तादाद में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों का ही सरलतम रूप से हम उसका अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका अध्ययन करने के लिए इसको अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं ताकि उन ग्रुप्स को एक चैप्टर बना के और उस रूप में हम आराम से उसको खत्म कर सकें। तो अभी तक के लेक्चर्स में हमने कार्बनिक यौगिकों का इस तरह से ग्रुप्स में वर्गीकृत किया है। 2 ग्रुप में हमने वर्गीकृत कर लिया है। एक ग्रुप जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, और दूसरा ग्रुप जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन इस तरह के तत्व आएंगे और इन तत्वों के ग्रुप्स इसमें एडेड रहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो पिछले क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन और उसके भी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किए, उसका वर्गीकरण देखे थे। तो फाइनली हमने ये मतलब पूरा का पूरा डिवाइड करने के बाद ये कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ यौगिक, उनका अगर हम ग्रुप्स देखें तो 3 ग्रुप बन के आया था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ऐसे अगर आप डिटेल पढ़ेंगे, एलिफैटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, बहुत सारा क्लासिफिकेशन आएगा। बट ट्रस्ट मी, जिस तरीका से मैं बता रहा हूं उस तरीका से आप आगे बढ़िए, आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मजेदार हो जाएगा। कंफ्यूजिंग चीजों को भी टच नहीं करना है, फिर और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे बढ़ते चलना है। मैं हाइड्रोकार्बन को 3 ग्रुप्स में बांट रहा हूं। एल्केन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, एल्कीन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक या एक से ज्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकता है, एल्काइन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से ज्यादा भी सही ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो इस तरह से 3 ग्रुप बन गए, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। इट मींस कि अगर आपको कहीं पे भी हाइड्रोकार्बन दे रखा हो तो आप पहचान के बता सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये हाइड्रोकार्बन बना लेता हूं, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, क्या आप बता सकते हैं ये किस कैटेगरी में आएगा, एल्केन या एल्कीन या एल्काइन? हमें कुछ नहीं करना है, बस कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है। सभी जगह सिंगल है, इट मींस ये किस कैटेगरी का है, ये है एल्केन कैटेगरी का। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एल्केन कैटेगरी का। मान लो हमारे पास इस तरह से एक कंपाउंड आ गया और इन सब जगह पे हाइड्रोजन है, इन सब जगह पे हाइड्रोजन है, ये किस कैटेगरी में आएगा? देखो सारे जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहे थे, एटलीस्ट एक जगह हमें डबल बॉन्ड दिख गया, तो ये कौन से कैटेगरी का हो जाएगा? ये हो जाएगा एल्कीन कैटेगरी का, ये हो जाएगा एल्कीन कैटेगरी का। अब जरा सोचो, कोई एक और कंपाउंड आ जाए जिसमें कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इसको हम रखेंगे एल्काइन कैटेगरी में। इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? एल्काइन कैटेगरी में। अब एक क्वेश्चन है कि सर अगर किसी यौगिक में सिंगल बॉन्ड रहे, डबल बॉन्ड भी रहे और ट्रिपल बॉन्ड भी रहे तो हम किस कैटेगरी में रखेंगे? ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं। आप
इसको ढूंढो, पता लगाओ, मैं इसके बारे में अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप ऐसे समझिए कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th किताब का पलट के देखेंगे तो आपको इस नाम से चैप्टर मिलने वाला है, इस नाम से चैप्टर मिलने वाला है, इस नाम से चैप्टर मिलने वाला है। अब एटलीस्ट आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि सर अगर एल्केन नाम से चैप्टर मिलेगा तो उसमें वो सारे हाइड्रोकार्बन होंगे जिसके कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। अगर मान लीजिए एल्कीन नाम का चैप्टर मिल रहा है तो उस चैप्टर के अंदर वो सारे हाइड्रोकार्बन की पढ़ाई है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट एक जगह, नहीं तो 2 जगह 3 जगह 4 जगह भी चल सकता है, एटलीस्ट एक जगह डबल बॉन्ड हो। और एल्काइन नाम का कोई चैप्टर है तो उस चैप्टर के अंदर हम वैसे हाइड्रोकार्बन की पढ़ाई करते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट एक जगह या 2-3 जगह चल सकता है, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। एक और चीज है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसके सामान्य सूत्र से समझ लेते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। याद रखिएगा ये जनरल फार्मूला है, ये जनरली यूज होता है, मतलब हर जगह परफेक्ट बैठे ये जरूरी नहीं है। तो सिर्फ इस सूत्र से निर्धारित करना कि एल्केन का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है, ये पूर्णतः सही नहीं होता है। इसलिए जरा सोच समझ के इसको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है C4 और H8, देखो तो किसके जनरल फार्मूला पे फिट बैठता है, 4 दूना 8। मतलब आप बोलेंगे कि सर ये तो CnH2n वाले फार्मूला पे बैठ रहा है, इसका मतलब ये एल्कीन कैटेगरी में होना चाहिए। अभी चेक करके देख लेते हैं। मान लो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मैं बना दूं, इस तरह से। अब इसमें देखो हाइड्रोजन कितने हैं, देखो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गया है। कार्बन कितने हैं, 4 हो गया है। क्या वैलेंसी यानी संयोजकता वाले सारे रूल को फॉलो कर रहा है? हाँ फॉलो कर रहा है, क्योंकि कार्बन के 4 संयोजकता होता है, 4 हाथ होते हैं, सब जगह 4 हाथ है। हाइड्रोजन का 1 हाथ होता है, वो भी 1 हाथ वाला है। लेकिन अगर ये एल्कीन कैटेगरी का है तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड कहां गया, वो तो है नहीं। अच्छा उस हिसाब से अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ये किस कैटेगरी में आना चाहिए? फिर सिंगल बॉन्ड के हिसाब से तो ये एल्केन कैटेगरी में आ जाना चाहिए। जी हां, इसको हम लोग साइक्लो एल्केन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साइक्लो एल्केन। तो जरा सोचो, ये ANE एल्केन जो आया, एल्केन कैटेगरी में चला गया, क्या यह सूत्र से डिसाइड हुआ है? नहीं, ये किससे डिसाइड हो रहा है? बॉन्ड से। इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, इस तरह के कंफ्यूजन को नहीं पालना है। एल्केन या एल्कीन या एल्काइन, ये कैटेगरी जो बनाया गया है वो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड के आधार पे बना गया है। तो ये एल्केन कहीं भी लगा रहे ANE, इसका मतलब उस यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। अगर कहीं भी ENE लगा है, इट मींस कि उस यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट एक जगह या हो सकता है एक से ज्यादा जगह डबल बॉन्ड लगा हुआ है। और अगर किसी यौगिक में लास्ट में YNE लगा है तो इसका मतलब यह है कि उस यौगिक के अंदर कार्बन कार्बन के बीच कहीं भी एक जगह या एक से ज्यादा जगह पे भी सही ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये जो वर्गीकरण है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसको बॉन्ड के आधार पे समझना है। तो अब तक हम लोग इतना डिस्कस कर चुके थे, पिछले लेक्चर में भी हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस किए थे, ये कंपैरिजन करके हमने बताया था। अभी भी हम बता रहे हैं ये बॉन्ड के आधार पे डिसाइड करना है, न कि ये सामान्य सूत्र के आधार पे। सामान्य सूत्र एक जनरली फार्मूला बनाया गया है, वो जनरली फार्मूला बहुत रेयरली, अब अभी हम लोग 12th में जाएंगे तो ये जनरल फार्मूला का यूज बहुत ही कम दिखेगा आपको, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे मुद्दे पे आते हैं। हमारा कहना यह है कि हमने हाइड्रोकार्बन का तो वर्गीकरण ग्रुप बना लिया है, 3 कैटेगरी में बांट लिया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसके अलावा और बहुत कैटेगरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी उन सब चीजों पे नहीं जाना है। हमें ऑर्गेनिक को आसान बनाना है, ना कि सब कुछ कवर करने के चक्कर में हमारे लिए बहुत बड़ा सर का बोझा बन जाए। तो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे चलना है, ठीक है।
हमने बताया हाइड्रोकार्बन को 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और ये किस आधार पे? उनके स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच बंधन के आधार पे। ठीक है, तो 3 कैटेगरी बना, वो 3 नाम से चैप्टर मिलने वाला है। आप हाइड्रोकार्बन नाम से चैप्टर उठाएंगे, उसके अंदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन नाम से चैप्टर मिलेगा। और इसका डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल भी है। जैसे हम लोग सीएनजी यूज करते हैं, जैसे हम लोग एलपीजी यूज करते हैं, उसमें एल्केन यूज होता है। आपको पता है सीएनजी में मीथेन रहता है, एलपीजी में ब्यूटेन रहता है, ये सब एल्केन कैटेगरी के होते हैं। ठीक इसी तरह से जो हम लोग पॉलीथीन यूज करते हैं, बहुत सारे इथीन से मिलकर बना है, एल्कीन कैटेगरी के हाइड्रोकार्बन से ही बना हुआ है। और अगर आप किसी वेल्डिंग वाले दुकान पे जाएंगे तो जो वेल्डिंग करने के लिए गैस सिलेंडर में से गैस लेकर वेल्डिंग करते हैं, उसमें एल्काइन कैटेगरी के यौगिक का यूज किया जाता है। तो ऐसे हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत जगह यौगिक यूज हो रहा है। ये सारे यौगिक, जैसे मैंने बताया कि ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड के आधार पे उनका गुण निर्धारित होगा, उनके नाम निर्धारित होंगे, उनके काम निर्धारित होंगे, उस आधार पे हमारे डे टू डे लाइफ में ये यूज हो रहा है। तो इस तरह से ग्रुप बना के हमको पढ़ना पड़ता है ताकि उनके सारे फीचर्स, सारे गुण को हम अच्छे से समझ सके या किसी को समझा सके। तो हमने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन को हम 3 कैटेगरी में बांटे, एल्केन कैटेगरी, एल्कीन कैटेगरी, एल्काइन कैटेगरी। अब थोड़ा सा समझते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है ये 12th के सिलेबस में आता है और ये तो इस नाम से चैप्टर आपको 11th में मिलता है। और चूंकि इसी से ये उत्पन्न होता है, हाइड्रोकार्बन से ही ये उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। और उत्पन्न होने के दौरान इस कार्बन हाइड्रोजन वाले में से किसी एक हाइड्रोजन को वहां से हटाते हैं और उसके जगह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन या इनके ग्रुप्स को उठा के उस पर रखते हैं। तो ये जो हम ग्रुप्स रखते हैं, उस ग्रुप का नाम ही है फंक्शनल ग्रुप, और इसी को हम लोग कहते हैं क्रियाशील समूह। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्रियाशील समूह के बारे में समझते हैं। और ठीक उसी तरह उसी के माध्यम से हम फिर बाद में समझ लेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कैसे क्रिएट होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्रियाशील समूह कहते किसको है? जो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बनेगा, मतलब इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो तत्व आने वाले हैं, उन यौगिक के अंदर एक विशेष तरह का समूह आएगा, तत्वों का समूह, जो उस पूरे यौगिक के सारे नेचर फीचर्स को निर्धारित करने वाले हैं। मतलब सारा नाम, काम, गुण, उपयोग, सब कुछ निर्धारित करने वाला ग्रुप, सबसे मेन ग्रुप, काम करने वाला ग्रुप, क्रिया करने वाला ग्रुप, इसलिए इसका नाम क्या है? क्रियाशील समूह। ऐसे समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास CC 2 कार्बन का ये एक हाइड्रोकार्बन है, इस तरह से हमने बना लिया है 2 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन, और इसमें मैं किसी एक कार्बन के एक हाइड्रोजन को यहां से हटा के इसको और इसके जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट्स लाने जा रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसमें इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और उसके जगह पे मैं कुछ और लगा रहा हूं। मैं एक ग्रुप लगा दे रहा हूं OH, मतलब मैंने ऑक्सीजन लाके यहां पे लगा दिया, O के बाद H रख दिया। जरा सोचो, इस वाले यौगिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो क्या मैं बोलूं कि ये हाइड्रोकार्बन है? ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इस यौगिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। इधर आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, आ गया ऑक्सीजन। तो अभी जिस तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ध्यान से देखिएगा, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन वाले यौगिक, और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, ये सब हो सकता है। तो क्या मैं बोलूं कि ये जो यौगिक है हमारे सामने, ये वाला जो यौगिक है, ये वाला हाइड्रोकार्बन है और ये वाला हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। अब क्यों बोलते हैं इसको हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से ही उत्पन्न होता है, और इसको उत्पन्न करने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए हम हाइड्रोजन को, इसको रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस कर दिया है हमने? एक विशेष तरह के ग्रुप जिसका नाम है
OH, इससे हमने रिप्लेस किया है, H को हटा के उसके जगह पे क्या डाल दिया है, OH। यहां पे था H, इसको हमने हटाया और इसके जगह पे क्या लगाया, OH। इसके जगह पे हमने क्या लगा दिया है, OH। जिस चीज से हमने रिप्लेस किया है, आपको पता है ये एक विशेष तरह का क्रियाशील समूह है और आगे चल के हम इसका नाम देने वाले हैं एल्कोहल। इसको हम एल्कोहल कहने वाले हैं, इसको हम एल्कोहल कहने वाले हैं, इसको हम एल्कोहल कहने वाले हैं। तो ये जो नया नाम आ गया क्रियाशील समूह, आइए इसके बारे में समझते हैं क्या होता है क्रियाशील समूह। अगर मैं फंक्शनल ग्रुप्स इसकी बात करूं, शॉर्ट में इसको हम FG बोलते हैं, हिंदी में हम इसको क्रियाशील समूह बोलते हैं। क्रियाशील समूह, ये क्रियाशील समूह ही डिसाइड करता है कि यौगिक किस तरह से क्रिया करेगा। जैसे अभी जो हमने बनाया उसमें कार्बन कार्बन का चेन था, उस कार्बन कार्बन के चेन के बदले में हम R लिखने वाले हैं। जैसे अभी जो हमने यौगिक बनाए हैं, इस यौगिक में यहां से ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा है इसको नॉन क्रियाशील समूह कह सकते हैं या फिर इसको एक और नाम देने वाले हैं एल्काइल समूह कहते हैं। तो इसको हम डिनोट करेंगे R से। तो R में क्या जुड़ेगा, OH। इसी चीज को मैं आगे यहां पे दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे R और OH हम लिख रहे हैं। ऐसा कोई भी यौगिक हो जिसमें कार्बन कार्बन का चेन हो, कार्बन हाइड्रोजन हो और वहां पे OH आ जाएगा, ये सारे के सारे एक ही नेचर फीचर वाले यौगिक हो जाते हैं। तो इन सब यौगिक को जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा OH हो, इसके लिए एक अलग से चैप्टर तैयार करते हैं और उन्हीं चैप्टर का नाम होता है एल्कोहल। तो अब आप धीरे धीरे 12th क्लास के चैप्टर का नाम समझना शुरू करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 11th क्लास में एल्केन नाम का चैप्टर है, एल्कीन नाम का चैप्टर है, एल्काइन नाम का चैप्टर है। जैसे ही मैं नाम बोल रहा हूं एल्केन नाम का चैप्टर है, आपके दिमाग में आ रहा है अच्छा इसका मतलब उस चैप्टर के अंदर हाइड्रोकार्बन का पढ़ाई होगा, सारे कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। जब मैं बोल रहा हूं कि एल्कीन नाम का चैप्टर आने वाला है, आपके दिमाग में अच्छा इसका मतलब एक ऐसा चैप्टर जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन की पढ़ाई करेंगे और उसके अंदर जो भी हाइड्रोकार्बन आएगा उसमें कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। अगर एल्कीन नाम का है तो ठीक इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ठीक इसी तरह से 12th क्लास में एल्कोहल नाम के जो चैप्टर आने वाला है, उस चैप्टर के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का चेन तो रहेगा ही, उसके साथ कहीं ना कहीं ये OH जुड़ा होगा। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एल्कोहल। इसको हम क्या बोलेंगे, एल्कोहल। इसी तरह से मान लो कहीं पे कार्बन के चेन है और उस कार्बन के चेन में हमने ग्रुप्स जोड़ दिया है COOH। ये क्या है, ये भी एक तरह का क्रियाशील समूह ही है और इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इस नाम से भी आपको चैप्टर मिलने वाला है। तो आप भली बात ही समझ पा रहे होंगे कि सर इसका मतलब उस चैप्टर के अंदर जो भी यौगिक होगा उसमें कार्बन हाइड्रोजन का चेन होगा और कहीं ना कहीं ये वाला समूह जुड़ा होगा। जी हां, अब आपको हम दिखाते हैं जो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, सारे चैप्टर्स का नाम ये रहा। ध्यान से देखो, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स, ये वाला तो अभी नहीं बताया एग्जाम्पल, लेकिन ये वाला मैंने भी जस्ट बताया। देखो ये वाला नाम से चैप्टर है एल्कोहल, मतलब इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे यौगिक जो होंगे उसमें OH जुड़ा होगा। अभी जस्ट मैंने बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब इसके अंदर वैसे यौगिकों की पढ़ाई होगी जिसमें COOH जुड़ा होगा। साथ ही साथ ये जितने नाम है, जैसे ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड होता है CHO, ऐसा जुड़ा हुआ यौगिक रहने वाला है इस चैप्टर के अंदर। ये कीटोन है, इसका मतलब होता है CO, ऐसे यौगिक मिलने वाले हैं। इसका नाम एमीन है, एमीन का मतलब होता है NH2, ऐसे यौगिक मिलने वाला है। मतलब इसको ऐसे समझ लो कि अगर मान लो कार्बन हाइड्रोजन का ऐसे चेन मिलते गया, बाकी सब जगह हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन को बना के नहीं दिखा रहा हूं, ऐसे मैं खींच दे रहा हूं, आप समझ लीजिए सब जगह पे हाइड्रोजन आ गया। अगर इसमें यहां पर अगर OH जुड़ा है तो इसकी कहानी अल्कोहल चैप्टर में, ध्यान से सुनते जाना, इसकी कहानी अल्कोहल
चैप्टर में, और ये सेम यौगिक रहे और इसके जगह पे NH2 जुड़ा है तो इसकी कहानी एमीन चैप्टर में। अगर ये सेम यौगिक में इसके जगह पे CHO जुड़ा हो तो इसकी कहानी एल्डिहाइड चैप्टर में। अगर इस सेम जगह पर COOH जुड़ा हो तो इसकी कहानी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में। अब आपको धीरे धीरे चैप्टर का नाम समझ में आना लगा होगा। क्यों? क्योंकि इसी तरह से वर्गीकृत करके ये चैप्टर्स बनाए हैं। जैसा कि मैंने बता दिया कि लाखों के तादाद में यौगिक बनते हैं तो उसको अलग अलग ग्रुप में बांट रहे हैं और इन्हीं ग्रुप्स में बांट के इन सारे के सारे चैप्टर्स को बनाया गया है। तो फिर इसमें हेलो एल्केन का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा, नाम से ही स्पष्ट है, एल्केन होगा तो पहले हम एल्केन बना लेते हैं इस तरह से सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला। और हेलो का मतलब हमको हेलोजन जोड़ देना, कहीं पे X मैंने जोड़ दिया, ये हेलो एल्केन हो गया। तो इस तरह से आप हर एक चैप्टर का अब धीरे धीरे नाम समझना शुरू करेंगे कि अच्छा इस चैप्टर का नाम हेलो एल्केन क्यों है, या हेलो एल्केन नाम है तो इसके अंदर में क्या आने वाला है। इसका नाम अगर एल्डिहाइड है तो इसके अंदर क्या आने वाला है। इसका नाम अगर मान लो कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसके अंदर क्या आने वाला है। सबके अंदर हम लोग कार्बनिक यौगिक ही पढ़ने वाले हैं, बस अलग अलग ग्रुप्स में बांट के और तब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी जस्ट मैंने एक फंक्शनल ग्रुप का एक परिचय देते हुए, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करते हुए आपको कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स के नाम जो दिए गए हैं उसको मैंने समझा दिया इस लेक्चर में। अब हम लोग अगले चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बहुत डीपली और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक।